हेलो फ्रेंड, यूसीआई सिक ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 5। आज हम लोग जानेंगे प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण, यानी प्रारंभिक शहर की शुरुआत कब हुई थी, जो प्रारंभिक नगर है उसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी उसका खोज कब हुआ था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यानी जो हमारा प्रारंभिक नगर है इसका खोज कब हुआ था, किसने किया था, जो प्रारंभिक शहर है उसकी विशेषता क्या थी, वहां पर क्या क्या सुविधाएं थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि जो हमारा ये प्रारंभिक शहर है इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो हमारा प्रारंभिक शहर है इसकी शुरुआत, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका खोज यानी प्रारंभिक शहर जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ये लगभग 150 वर्ष पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में वहां पर क्या हुआ था, खुदाई हुआ था। खुदाई होने के क्रम में वहां एक देखा गया कि सभ्यता पाई गई, यानी वहां पर खुदाई करने के क्रम में वहां पर देखा गया कि कुछ इमारतें मिली, कुछ वहां पर वस्तुएं मिली, जिससे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर भी क्या थी, कोई सभ्यता यानी कोई संस्कृति यहाँ पर बसी हुई थी। तो इसका खोजकर्ता हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यानी किसने किया था बाबू? अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो क्या था, हमारा प्रथम नगर था। यानी प्रथम अगर नगर की बात किया जाए कि भारतवर्ष में प्रथम नगर की शुरुआत कहां से हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का वास्तविक नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था बाबू? राय बहादुर दयाराम साहनी बोलेंगे, इसका फुल नाम है। और सिर्फ अगर दयाराम साहनी भी बोल देते हैं तो काम चल जाएगा। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू? 1921 ईस्वी में किया था। तो हम लोग उसके बाद से हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कौन कौन से जानवर के मोहर का उपयोग करते थे, यानी उस पर उसका छाप होता था, और वो कौन से धातु से परिचित थे, उन्होंने कौन से अस्त्र का उपयोग किया, कौन से अस्त्र का उपयोग नहीं किया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को अंत तक बने रहें, ठीक है। तो हम लोग जो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा प्रारंभिक नगर है इसकी शुरुआत कब हुई थी बाबू? 1921 में। कब हुआ था बाबू? 1921 में। किसने खोज किया था, तो दयाराम साहनी ने। तो इसको हम लोग ले चलते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि कौन सा है, तो 24 ईसा पूर्व से कितना बाबू? 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी ये कब खोज हुआ था, तो 1921 में। इसके शासनकाल कब से कब था, तो 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ये हम बतला देंगे। यहाँ पर हमारा 3 क्वेश्चन निकल कर आ गया है। प्लीज आप उसको नोट करते जाइए, मेरे साथ नोट करते जाइएगा। इस सेशन में बहुत ही आपको रोचक सवाल और बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो उसके बाद से हम लोग और आगे बात करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 में किया था, ठीक है। उसके बाद से साथ ही साथ जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो है उसकी शुरुआत किसने किया था, यानी उसकी खोज किसने किया था, तो हमारा रखेल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था बाबू? रखेल दास बनर्जी ने। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। यानी उसको जो हड़प्पा सभ्यता थी हड़प लिया था, तो उसको कुछ ना कुछ दया आया है, तो दया आया है तो दयाराम साहनी। क्या बाबू? किस तरह याद करेंगे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी तो उसने हड़पा है, यानी सभी धन दौलत हड़पा है, तो उसको कुछ दया आई कि कुछ वहां पर क्या कर जाए, छोड़ दिया जाए। तो दया आई तो दयाराम साहनी ने। किसने खोज किया था, तो दयाराम साहनी ने। इस तरह कोड कर भी याद कर सकते हैं। और मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था, तो रखेल दास बनर्जी ने, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो हमारा सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्राग ऐतिहासिक और कांस्य युगीन में रखा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ठीक है ना बाबू। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्तन बनते थे वह कांसा का, यानी यहाँ पर जो ज्यादा का होता था
कांसा का यूज होता था। इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो धातु के बर्तन बने होते थे ये किसके बने होते थे? तो अधिकांश कांसा का उपयोग होता था, जिसके कारण सिंधु सभ्यता को यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद से एक और बात जानेंगे कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यानी शहरी सभ्यता थी। उसके बाद से जानेंगे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाक्ष नदी के किनारे सूतकांगे डोर, यानी सिंधु सभ्यता का अगर चौहद्दी की बात करें बाबू, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता का हम लोग चौहद्दी निकालने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया जी? पश्चिम हो गया। ठीक है ना, पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जब देखने जाएंगे कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल किस नदी के किनारे बसा है? दाक्ष नदी के किनारे। पूरे पश्चिमी पूरा स्थल दाक्ष नदी के किनारे, जो कि किसके वो जहाँ पर वो जो स्थित है वो क्या है जी? सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर, सूतकांगे यानी हम लोग पश्चिम में सूतते हैं ना, यानी पीठे के भर में सूतते हैं, तो सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर हो गया। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर पुल। आलमगीर पुल यानी पूरब मतलब का, जो हमारा आगे सूर्य भगवान आगे निकलते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? पूरब हो गया। तो पूरब यानी मुंह हमारा किधर है? पूरब मुंह है। तो मुंह से हमारा क्या होता है? अच्छा अच्छा बात निकलता है। अच्छा अच्छा बात निकलता है ना, तो जो हमारा पूरब स्थित है सिंधु सभ्यता में, जो पूरब स्थित है उसका यानी उस जो हमारा नगर है वो कौन सा है? तो आलमगीरपुर। अच्छा अच्छा बात निकलता है तो आलमगीरपुर। जो हमारा पश्चिम सिंधु सभ्यता में जो पश्चिमी नगर है वो कौन है बाबू? सूतकांगे डोर। कैसे? पश्चिमी मुंह में सूतते हैं, इस तरह सूतेगा तो जो पीठ के भरे सूतेगा यानी पश्चिमी पीठ के भरे, तो सूतकांगे डोर। ठीक है ना। उसके बाद से हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्वी हो गया। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी पूर्व स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, यानी उत्तर में क्या है जी? उत्तर में क्या है? यानी ऊपर है हमारा क्या है? उत्तर हो गया। तो उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा? मांदा। यहाँ पर बाबू लिखते चलेंगे, यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, सॉरी हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखते चलेंगे। उत्तर में कौन सा खोज हुआ था? मांदा का। यानी सिंधु सभ्यता के जो हमारा उत्तरी नगर था वो किस नदी के किनारे बसा है? अखनूर, चिनाब नदी के तट पर बसा है। कहाँ पर? तो मांदा। तो मांदा लिख लेंगे। जो हम लोग पश्चिमी खोजे थे तो सूतकांगे डोर, यहाँ पर लिखेंगे बाबू सूतकांगे डोर खोज हुआ था। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये उत्तर हो गया मांदा, पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, पूर्व में क्या हो गया बाबू? आलमगीरपुर। उसके बाद से हमारा उत्तर में हो गया मांदा और नीचे में हो गया दक्षिण, यानी हमारा दाहिना हाथ किधर होता है? दक्षिण। दाहिना हाथ किधर होता है? दक्षिण किधर होता है? दायमाबाद। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा? दायमाबाद। इसको नोट कर लेंगे। सिंधु सभ्यता के ये हमारा क्या है जी? चौहद्दी है। सिंधु सभ्यता का कहाँ क्या है जी? चौहद्दी है। इस फिगर के माध्यम से समझिए। ये क्या है जी? ये हमारा क्या है? सिंधु है। यानी जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता है ये क्या है जी? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि इसका विस्तारित रूप है। और इसका हम लोग क्या कर लिए? यहाँ पर चौहद्दी निकाल लिए कि उत्तर में कौन सा नगर स्थित है? तो मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगे डोर, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। क्या है जी बाबू? पूर्व मुंह है, यानी पूर्व मुंह मेरा फेस है, पूरा मुँह फेस है, तो पूरा मुँह यानी पूरा मुँह मुंह है, तो अच्छा अच्छा मुंह से तो अच्छा अच्छा बात निकलेगा ही। तो आलमगीरपुर। पश्चिम मुँह है, पश्चिमी मुँह में सूतते हैं तो सूतकांगे डोर। ठीक है ना। दाहिना हाथ दक्षिण, तो दाहिना हाथ हमारा कहाँ रहता है? दक्षिण की ओर रहता है, तो दायमाबाद। और उत्तर क्या हो गया? मांदा। खाली उत्तर वाला आपको याद रखना है। उत्तर क्या है जी? मांदा एक टेढ़ा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्या है बाबू? जम्मू कश्मीर में है। देखिए इस भारत के मैप से समझेंगे। ये हमारा जो इधर का क्षेत्र है ना, जो इधर का क्षेत्र है जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के क्षेत्र में चल गया है। जब ये नहीं बटा था तब तो ये हमारा पाकिस्तान और भारत क्या था जी? एक में था। लेकिन जब ये बट गया है तो अब ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या चला गया है? यहाँ पर क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में। इसमें जो हमारा राजस्थान है, गुजरात है, और गुजरात हो गया। यहाँ पर क्या है जी? कुछ उसके अवशेष प्राप्त, उससे रिलेटेड चीज मिलते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि जो हमारे ये उत्तर में मांदा हो गया, दक्षिण में दायमाबाद हो गया, पश्चिम में सूतकांगे डोर हो गया, पूर्व में आलमगीरपुर हो गया। ये तो हमारा सिंधु सभ्यता का चौहद्दी हो गया।
उसके बाद से जानेंगे हम लोग, नीचे जानेंगे कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यानी हम लोग सिंधु सभ्यता की बात कर रहे थे तो क्या कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। उसके बाद से जानेंगे कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 नगर ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। यानी जो हमारा सिंधु सभ्यता का जब विकास हुआ था तो वहां पर मात्र 6 ही नगर को क्या किया गया था? विशेष दर्जा प्राप्त था, यानी वो विशेष रूप से उसको संरक्षित किया गया था। वो कौन कौन था बाबू? इसको भी नोट करेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है, ये 6 नगर का मुख्य रूप से उसका खोज हुआ था। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात, यानी स्वतंत्रता जब मिला था हमें 1947 के बाद, क्या हुआ था? सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। यानी जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे उसके बाद से खोज हुआ था कि सिंधु सभ्यता में और क्या क्या चीज हुआ था, तो यहाँ से गुजरात से क्या हुआ था बाबू? खोज हुआ था। उसके बाद से और नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कि जो हमारा लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था बाबू? सिंधु सभ्यता का अगर बंदरगाह पूछा जाए कि आपसे सिंधु सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे तो क्या बताइएगा? लोथल एवं लोथल एवं सुतकोटदा। क्या बताइएगा? लोथल एवं सुतकोटदा बंदरगाह। अब बंदरगाह का अर्थ क्या होता है बाबू? बंदरगाह जहाँ उस स्थान को कहते हैं जहां पर समुद्री यात्रा, यानी समुद्री यात्रा के माध्यम से समुद्री यातायात किया जाता है। यानी वहां से क्या किया जाता है? आपको देखिए, हम यहाँ पर आपको बंदरगाह दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्या है जी? सामान को यानी माल को इधर से उधर ढोने में काम किया जाता है। देखिए ये हमारा लोथल का बंदरगाह है। इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि लोथल का बंदरगाह है। यहाँ पर क्या है जी? इसके तट में क्या है? पानी लगा हुआ है और यहाँ पर नाव आकर इससे क्या होता है? माल को यहाँ से दूसरे जगह यानी दूसरे देश में क्या किया जाता है? सप्लायर, आयात और निर्यात किया जाता है। उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है? पूरे जहाज को रोक कर वहां पर माल को लादा जाता है और उसके बाद से दूसरे देश में भेजा जाता है। उसके बाद से देखेंगे कि जूते हुए खेत, यानी जो जोता हुआ खेत का नक्शा यानी नक्शेदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी एक कालीबंगन हमारा जगह है जहां से जोता हुआ खेत यानी जोता हुआ खेत का चिन्ह मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी सबसे बड़ी इमारत की बात किया जाए बाबू कि सिंधु सभ्यता में बताइए कि सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो हमारा अन्नागार, यानी अन्नागार दो हम लोग इस फिगर के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए हमने क्या किया है कि आपके बुक से हमने मेन पॉइंट को लिख लिया है, लेकिन मैंने आपके जो बुक है उसके बुक से ओरिजिनल बात यानी जो हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हमने बोर्ड के माध्यम से और अपने माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार है, जो हड़प्पा सभ्यता का विशेष यानी इमारत माना जाता है। ये सबसे क्या था जी? ऊंचा और बढ़िया इमारत, ये इसी को माना जाता है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी मिली हुई है। यानी अगर कांस्य की नर्तकी की खोज कहाँ पर हुई है तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद से जानेंगे कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक यानी हड़प्पा की जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा की सभ्यता के मोहरों पर सबसे ज्यादा किस जानवर यानी किस पशु का अंकन मिला हुआ है? तो एक सींग वाला गेंडा। यानी क्या मिला है बाबू? एक सींग वाला गेंडा मिला हुआ है। और अगर बात करें कि कौन से ऐसे जानवर है जिसका मोहर यानी सिंधु सभ्यता में मोहर उस पर मोहर का चिंतन नहीं किया यानी चित्रण नहीं किया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? शेर। यानी शेर एक ऐसा जानवर है जो कि हम लोग उसका मोहर के रूप में उसका यूज नहीं किए हैं। और बाकी सभी जानवर यानी गेंडा हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया, इस सब जानवर के क्या हुए जी? अंकन यानी उस मोहर के रूप में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का लिपि। तो सिंधु सभ्यता का लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। कौन सी थी बाबू? भाव चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक थी। इसमें क्या होता था कि इस लिपि में दाएं से बाएं यानी हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि बाएं से दाएं लिखते हैं। यानी आप लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। यानी बाएं से दाएं लिखते हैं और उसके बाद से फिर आकर बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन उस सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में क्या था कि लिपि भाव चित्रात्मक थी। दाएं से बाएं का मतलब कहने का अर्थ समझ रहे हैं? यानी इधर से हम गए फिर हम यहाँ पर खत्म कर गए, फिर यहाँ से हम दाएं से बाएं नहीं जाएंगे। जहां पर फिर खत्म हो जाता था फिर बाएं से दाएं लिखे गए, फिर दाहिने से क्या होता था? बाएं लिखा जाता था। इस सभ्यता यानी इस लिपि को क्या कहा जाता था? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। ठीक है,
इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि नगर तथा घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। जो हमारा सिंधु सभ्यता का नगर था और घर था, उसको यानी उसके विकास के लिए, उसके विन्यास के लिए क्या किया गया था, ग्रिड पद्धति अपनाया गया था। ठीक है बाबू, यानी ग्रिड पद्धति का अर्थ क्या है जी, एक लाइन में, यानी एक लाइन में। जैसा कि हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि कोई घर इधर बनाता है, कोई घर उधर बनाता है, यानी इधर उधर क्या होता है, छिटफुट घर बनता है। लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या थी, ग्रिड पद्धति के माध्यम से घर को बनाया जाता था, उसका विकास किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रिड पद्धति लिख लेंगे। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता में फसल की। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से 2 फसल उपजाए जाते थे, यानी गेहूं और जौ। यानी गेहूं और जौ का क्या हुआ था जी, मुख्य फसल के रूप में वहां पर उपजाया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे गेहूं और जौ। और शहद की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग शहद यानी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। किसके लिए करते थे शहद का उपयोग, मिठास के लिए, यानी मीठा भोज्य पदार्थ में मीठा चीज लेने के लिए वो लोग क्या करते थे, शहद का उपयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथन से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल के दाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं बाबू, रंगपुर एवं लोथन से। रंगपुर एवं लोथन से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि वहां पर क्या होता था, धान की खेती की जाती थी। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथन सेंधोकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। यानी ये जो जगह हुआ सुतकोटदा, कालीबंगन, लोथन से घोड़े के अस्थि पंजर, यानी वहां से उत्खनन करने के दौरान क्या मिले हैं जी, घोड़े के जो अस्थि पंजर होते हैं वहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से देख रहे हैं कि तौल की इकाई यानी नाप तौल की इकाई कितने था, 16 के अनुपात में था। यानी सिंधु सभ्यता में नाप तौल के अनुपात की बात करें तो 16 अनुपात में था। यानी जो नाप तौल की इकाई थी वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। जो उससे क्या करते थे, वहां के जो नागरिक होते थे वो नाप तौल का उपयोग करते थे। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत सभ्यता का साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। यानी एक पिंगट जो नागरिक हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, जुड़वा साम्राज्य की राजधानी बतलाया है। और देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी यानी जो हमारा मातृ देवी था, मिट्टी था, प्राकृतिक था, उसको उर्वरता की देवी मानकर उसको क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। यानी वहां पर जो मिट्टी होता था उसको क्या करते थे, उसको उर्वरता की देवी मानकर उसको क्या करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि सेंधोवासी ऊनी एवं सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। जो सेंधोवासी होते थे वो कौन से वस्त्र का उपयोग करते थे, तो ऊनी एवं सूती वस्त्र का वो क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे। और देख रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यानी सिंधु घाटी के लोग जो थे वह तलवार से परिचित नहीं थे और साथ ही साथ वह लोहा से भी परिचित नहीं थे। यानी लोहा धातु से वो क्या थे बाबू, अपरिचित थे, उनको लोहा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। यानी 2 प्रथाएं थी, जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति वो क्या थी जी, सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि शवों को जलाने एवं गाड़ने की 2 प्रथाएं सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। यानी शवों को गाड़ने एवं दफनाने दोनों क्या थी, सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। लेकिन हड़प्पा में शवों को दफनाने, यानी हड़प्पा में क्या किया जाता था बाबू, शवों को दफनाया जाता था। यानी उसको जलाया नहीं जाता था, उसको क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। लेकिन क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। कहाँ थी बाबू, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा और हड़प्पा में दफनाने की प्रथा। यानी हड़प्पा में इस तरह याद कर लेंगे, हड़प्पा हड़प लिया यानी मिट्टी के अंदर क्या हुआ जी, दफन हो गया। और मोहनजोदड़ो यानी जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और हड़प्पा में हड़प लिया, दफनाएंगे। यानी हड़प्पा में कौन सा प्रचलन था, यानी शवों को क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था, शवों को जला दिया जाता। लेकिन ये दोनों शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा कहाँ थी, प्रचलित सिंधु सभ्यता में। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। एक लोथन है और एक कालीबंगन है जो हमारा नगर के रूप में इसका उत्खनन किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पर दोनों युग्म समाधि मतलब का 2-2 जोड़ा में समाधि का वहाँ पर उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है। उसके बाद से जानेंगे कि जो हमारा पशु में कुबर वाला सार था उसको
इस लोग विशेष पूजा करते थे, यानी कुबर वाले शाह को क्या करते थे, यानी यहाँ के लोग विशेष उसका क्या करते थे, पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता में मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में क्या हुआ है बाबू, मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। जो आग में पकी हुई मिट्टी होता था, जिस सिंधु सभ्यता में जो आग में पकाकर जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था, उसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टेराकोटा। यानी जो मिट्टी पककर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता था, उसको वहां के निवासी जो थे उसको टेराकोटा के नाम से उसे जानते थे। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जो पके हुई मिट्टी पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो लाल और घूसर। क्या बाबू, लाल और घूसर रंग से उस पर क्या किया जाता था, डिजाइनिंग किया जाता था। उसको आकर्षित बनाने के लिए उस पर डिजाइनिंग किया जाता था। उसके बाद से और जानेंगे कि जो हमारा सिंधु सभ्यता के काले रंग में डिजाइन किए हुए मिट्टी को बर्तन प्राप्त होते थे। उसके बाद से हम लोग और बात करें कि जो कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन अवस्थित था जिसका निचला स्तर यानी निचला जो शहर था वह ग्रामीण सभ्यता था, और जो ऊपरी शहर था यानी जो ऊपरी शहर था वह क्या था, शहरीय सभ्यता में उसका विकास हुआ था। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, उसके नगरीय जीवन, यानी जो हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था से इस तथ्य का उजागर करता है कि हड़प्पा के शहरों की योजना का कुशल शासक वर्ग का हाथ होगा। यानी उनकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो व्यवस्था थी, जो वहाँ के कुशल व्यवस्था थी, इसको देखकर यह उजागर होता है कि वहाँ के जो शासक होंगे वह क्या होंगे, कुशल वर्ग के होंगे। यानी वह जो वहाँ पर शासन करते होंगे वह कुशल वर्ग के होंगे, जिससे इसकी सुदृढ़ व्यवस्था देखकर बहुत ही वहाँ के लोग अच्छे और अपने जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद से देखते हैं कि हड़प्पावासी यानी हड़प्पाई जो लोग थे वह सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। वहां पर स्त्री और पुरुष श्रृंगार के लिए आभूषण, हाथी दांत और कीमती पत्थरों का और सोना चांदी का आभूषण का वह उपयोग करती थी। जैसे कि गोमद, स्फटिक ऐसे पत्थरों का वह उपयोग कर वह आभूषण के रूप में क्या करती थी, उसको उपयोग करती थी। और सिंधु सभ्यता की जो नाप तोल की इकाई है वह 16 के अनुपात में थी, और जो वहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं वह रोपन से मिले हैं। तो इस तरह हम लोगों ने हड़प्पाई नगरीय जीवन को बारे में अध्ययन किया। तो हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी और उत्खनन खननकर्ता और वर्ष, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, यह हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के, यानी रावी नदी के तट पर क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। इसके खोजकर्ता कौन है बाबू, दयाराम साहनी। और देखेंगे कि कब खोज किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। उसी प्रकार फिर हम सिंधु सभ्यता के दूसरे नगर की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो सिंधु। इसके खोजकर्ता की बात करें तो राखालदास बनर्जी, यानी इसको खोज करने में किनकी भूमिका थी, तो राखालदास बनर्जी की। इन्होंने कब की है, 1922 ईस्वी में। उसके बाद से देखेंगे चंद्रहुद्रो, यानी चंद्रहुद्रो का खोज किसने किया था, सिंधु, यानी सिंधु नदी के किनारे पर ये क्या है जी, चंद्रहुद्रो है। और इसके खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजमूदार, यानी कौन है, गोपाल मजमूदार ने खोज किया था चंद्रहुद्रो का, जो कि 1931 ईस्वी में। उसके बाद से बात कर लेंगे कालीबंगन का खोज, यानी किस नदी के किनारे पर है कालीबंगन, तो घंघर। किसने खोज किया था, तो ब्रजवासी लाल ने कालीबंगन जो कि नगर है उसको खोज किया था। और कब किया था, तो 1953 ईस्वी में। इसको भी हम याद रखेंगे। उसके बाद से बात कर लेते हैं, हमारा अगला नगर है कोटदीजी। तो कोटदीजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु। ये भी याद रखेंगे कि कोटदीजी किस नदी के किनारे बसा है, तो सिंधु। इसके खोजकर्ता कौन है, तो फजल अहमद ने कोटदीजी की खोज, यानी कोटदीजी जो नगर है उसकी खोज किसने की थी, तो फजल अहमद ने। कब की थी, तो 1953 में। ये भी याद रखेंगे कि 1953 में खोज की थी। उसके बाद कर लेते हैं रंगपुर। यही है रंगपुर, जहां पर क्या हुआ था, चावल के साक्ष्य मिले थे। तो रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मादर। और इसके खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव खोज किए हैं किसका, तो रंगपुर का। और कब किए हैं, तो 1953 से 54 ईस्वी में। उसके बाद से बात करेंगे रोपन। तो रोपन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज। इसके खोजकर्ता कौन है, तो यज्ञदत्त शर्मा। कब किए हैं, तो 53 से 56 ईस्वी में, यानी 53 से 56 ईस्वी के बीच में क्या किए हैं, इनका खोज किए हैं।
उसके बाद कर लेंगे अगला लोथल। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। इसका भी कौन खोजकर्ता किए हैं? रंगनाथ राव। ये कब किए हैं? तो 1955 से 62 ईस्वी के बीच में इन्होंने लोथल की खोज की थी। उसके बाद से जान लेंगे आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन। यानी आलमगीरपुर पूछा जाएगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हिंडन। इसके खोजकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा, जो कि 1958 ईस्वी में इसको खोज किया था। उसके बाद से देख रहे हैं कि सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर बाबू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दास नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो ऑरेंज स्टाइल। ऑरेंज स्टाइल कब किए थे? तो 1927 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, और वो जो स्थल थे वो किस नदी के किनारे बसा है उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद से देखा कि जो उत्खनन खर्ता, यानी उत्कल खर्ता जो मतलब क्या होता है कि जो उसके उत्खनन के दौरान उसको खोजा गया। तो कौन खोजे हैं, उनका नाम, और ये कब खोजा गया है उसका वर्ष। हमने चारों पॉइंट को अच्छी तरह से इस टेबल के माध्यम से सीखा। आप चाहे तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं या इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने अपने इस अध्याय 5 के सारे थ्योरम पर चर्चा कर लिया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।